Hello friends, welcome to the YouTube channel of Anand Classes for Law. I मयूर आनंद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी रुचि के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें हम इस वीडियो में MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार डिसाइड किया है कि वो अपनी सेमेस्टर की परीक्षाएं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर लेंगी और जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, लॉ में LLB सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि वो इस प्रकार की प्रश्नावली से वाकिफ़ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आंसर हम जो है सॉल्व करेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सरलता हो सके अपने फर्दर एग्जामिनेशंस को पास करने में। तो दोस्तों, जो आज मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है आपके सेमेस्टर में है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर काम करती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कहने को तो ये 40 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा, ध्यान से देखा, तो मैं निश्चित तौर पर आपसे कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे। और अगर आपने मेरी आने वाली सारी वीडियोस देख ली तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे रहा क्योंकि गारंटी देना गलत होगा, लेकिन मैं पूरी तरह से एश्योर्ड हूँ कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो इन वीडियोस के प्रश्न से लगभग जो है मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स The Code of a Criminal Procedure 1973 came into force on। प्रश्न पूछ रहा है कि अपराध प्रक्रिया संहिता किस दिन से लागू हुई है। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 1 अप्रैल 1974। देखिए, बहुत ध्यान से जानने की ज़रूरत है। ये वो तारीख है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल फूल भी होता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल वो डेट है जिस डेट से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इंडिया में क्या हुआ था, अप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, ऑल्दो दिस एक्ट वॉज मेड, दिस एक्ट हैज नोन एज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973। So it will become a big doubt in your mind during the examinations or into the examination hall कि 1973 ही होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखने की दोस्तों ज़रूरत है कि ये 1973 नहीं 1974 है। ठीक है, एक चीज़ ये आपको ये पता चल गई अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक चीज़ और है, ये जो आपकी जो ये डेट दी हुई है 25 जनवरी 1974, तो 25 जनवरी 1974 वो डेट है जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या की थी, अपनी कंसेंट दी थी। देखिए, लिखना थोड़ा मुश्किल है यहां पे, बट आपको इस चीज से समझना होगा। कंसेंट दी थी यानी कि अपनी सहमति दी थी। तो इस प्रश्न से आपको दो प्रश्न मिल रहे हैं कि भारत के जो ये अधिनियम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कब जो है फोर्स में आया था। तो आंसर है 1 अप्रैल 1974। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब जो है इस बिल को अपनी असेंट दी थी, क्योंकि असेंट देना जरूरी, असेंट देने के बाद ही कोई बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है। तो अपनी असेंट कब दी है? 25 जनवरी 1974। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Code of Criminal Procedure of 1973 is divided into 37 chapters, 481 sections, 39 chapters, 484 sections, 38 chapters, 481 sections and 37 sections, 484 आपके जो हैं sections। तो 37 chapters and 484 जो सेक्शंस हैं इसमें जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है डिवाइड है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो हैगा, क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 37 चैप्टर्स में, और इसके साथ साथ देखिए जो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार फिर से। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 इज डिवाइडेड इनटू, एंड द आंसर इज 37 चैप्टर्स एंड 484 सेक्शंस, यानी कि 484 धाराएं और 37 अध्याय जो हैं इस
अधिनियम में हैं। ये अधिनियम इस तरीके से विभाजित हुआ है। इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस जो ये सेक्शंस आपके दिए गए इन सेक्शंस के आसपास से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन होता है 482। 482, तो 482 क्या है? 482 है क्या? इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर यानी कि अंतर्निहित शक्ति। और किसकी है? तो अंतर्निहित शक्ति जो है ये है आपकी किसकी? अंतर्निहित शक्ति है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की इंटरनेट शक्ति है। और ये जो है क्रिमिनल का प्रोसीजर है। इसी के साथ साथ एक सिविल का भी प्रोसीजर है जो कि सीपीसी है। और सीपीसी में जो इनहेरेंट पावर दी हुई है, वहां पे सीपीसी में इनहेरेंट पावर जो आपकी दी गई है वो दी गई है सेक्शन 151 में। पर दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा जो है मौलिक अंतर है, एक सोल डिफरेंस है दोनों के बीच में। बिकॉज अंडर सेक्शन 482 the inherent power conferred to merely high courts, and under section 151 conferred power merely to the courts, यानी कि सारे कोर्ट्स को जो है पावर देता है, लेकिन हाई जो सेक्शन आपका 482 है यानी कि 482 है वो इनहेरेंट पावर जो है सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में बताता है, जबकि 151 जो है पावर के बारे में बताता है। किसके बारे में? कोर्ट्स के बारे में, क्योंकि यहां पे कोर्ट्स टर्म मेंशन किया गया है। ठीक है, कोर्ट्स टर्म को जो है मेंशन किया गया। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर हो जाता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर has divided in how many chapters and how many sections, and which section include the doctrine नहीं कह सकते हैं हम कि inherent power of court जो है किस सेक्शन में मेंशन है। तो आंसर है 482। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Our next question is कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सटेंड्स टू। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है जरा पेचीदा है। ये क्वेश्चन जरा सा पेचीदा है क्योंकि आज जो है भारत की स्थिति बदल गई है। पहले क्या था, एक डेट मैं आपको बता रहा हूं, 31 जो है अक्टूबर, 31 अक्टूबर जो है, 31 अक्टूबर को क्या हुआ, एक एक्ट जो है अप्लीकेबल हुआ जिसका नाम था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तभी आया जब हमारा क्या हुआ, 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था, जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू था, उसको प्रेसिडेंट ने अपने नए ऑर्डर से चेंज कर दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जिनका है वो कि जो आर्टिकल 370 का आज जो वास्तविक स्वरूप है, जो प्रेजेंट उसका नेचर है, जो प्रेजेंट उसका नेचर है, जो वास्तविक आज की प्रकृति है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड्स होने से नहीं हुई है, बाकी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जब ये इस डेट से पहले यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये जो एक्ट अप्लीकेबल हो रहा था, ये एक्ट अप्लीकेबल हो रहा था कहाँ? The whole of India except the state of Jammu and Kashmir. But by the virtue of the Jammu Kashmir Reorganization Act of 2019, now the Code of a Criminal Procedure extend to the whole India. So now अब क्या होगा आपका आंसर? अब आपका आंसर जो होगा वो ये होगा। अब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा, यानी कि होल ऑफ द इंडिया, यानी कि आज जो है संपूर्ण भारत पे लागू होता है। अगर आज के सिनारियो में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू शुड गिव योर आंसर दैट द इंडियन क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल बी एप्लीकेबल अपॉन होल ऑफ द इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे होल ऑफ द इंडिया पे, संपूर्ण भारत पे लागू होता है। हालांकि जो है एक प्रोविजन है जो एक्सेप्शनल है, जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से प्रिपेयर हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो हिंदी में भी चाहिए तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर है 8418909909 8418909909। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी जो है, हालांकि मैं हिंदी में ही वीडियो बना रहा हूं ज़्यादातर, ताकि इंग्लिश मीडियम भी समझ जाए और हिंदी मीडियम भी समझ जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी लिखा हुआ वीडियो मिले, प्रश्न उत्तर जो है हिंदी में मिले, तो आप मुझे मैसेज करिए। अगर जो है मेजॉरिटी ज़्यादा होगी
अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो निश्चित तौर पे आपको हिंदी में भी वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द फर्दर क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। देखिए, जिस प्रश्न के बारे में, जिस अपवाद के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अदर देन दोज रिलेटिंग टू द चैप्टर 8, 10 and 11 thereof shall not apply in which of the following। कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 के अध्यायों से भिन्न अध्याय किस राज्य के ऊपर लागू नहीं होते हैं। इसका मतलब एक राज्य ऐसा है जम्मू कश्मीर के बावजूद भी जिस पे सिर्फ पूरे के पूरे इस संहिता का जो ये कोड है, इस संहिता का अध्याय 8, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ही अप्लीकेबल होता है, और जो प्रोविजन है वो अप्लीकेबल नहीं होता। और वो जो है आपका क्या है? वो है आपका स्टेट ऑफ नागालैंड। क्या है? स्टेट ऑफ नागालैंड है, स्टेट ऑफ नागालैंड है। ठीक है, यानी कि नागालैंड राज्य जो है, नागालैंड राज्य में ये अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, कौन सा चीज अप्लीकेबल नहीं होता है? जो चैप्टर 8, 10 और 11 से अलग चैप्टर्स, यानी 37 चैप्टर्स हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, और इन 37 चैप्टर्स में से सिर्फ 8, 10 और 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर वो ही जो है नागालैंड स्टेट में अप्लीकेबल होता है। आई जस्ट वांट टू से दैट मेयरली द चैप्टर 8, 10 एंड 11 will be applicable upon the territory of Nagaland। ठीक है, and rest of the provisions of a code of a criminal procedure will not applicable, यानी कि और जो provisions हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अप्लीकेबल नहीं होते। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से चैप्टर जो है अप्लीकेबल होते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि इसके साथ साथ ये जो प्रोविजंस हैं ये ट्राइब एरियाज पे भी लागू नहीं होते हैं। ठीक, ट्राइब एरियाज, जो ट्राइब एरियाज हैं, इन ट्राइब एरियाज पे भी जो है चैप्टर 8, 10 और 11 से अलग, मींस द प्रोविजंस एक्सेप्ट देन चैप्टर 8, 10 एंड 11 shall not be applicable upon the territory of नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज में भी नहीं लागू होते हैं, नागालैंड स्टेट में भी नहीं लागू होते हैं, और तब तक नहीं लागू होंगे जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट जिसका उस राज्य की टेरिटरी पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नोटिफिकेशन दे करके ना कहे। तो शैल टर्म का यूज करना सही नहीं होगा, शुड टर्म का यूज करना सही होगा। तो ये है, ये प्रोविजन जो है जो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू नो, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 3 lists. There are 3 lists, and first list is known as the union list, second is known as the state list, and third one is known as the concurrent list. तो ये concurrent list, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्या होती है? जो यूनियन लिस्ट का मैटर होता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का पावर होता है। जो स्टेट का मैटर होता है उस पर स्टेट गवर्नमेंट जनरली लॉ बना सकती है, एक्सेप्शनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, और जो तीसरा कॉन्करेंट होता है उस पर दोनों बना सकती है। तो क्रिमिनल लॉ जो होता है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर हैं। क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर हैं। तो आंसर ये होगा कॉन्करेंट लिस्ट। और इसी लिस्ट की वजह से आप कभी अगर अपनी बेयर एक्ट को देखते हो तो आप देखते हो कि किसी स्पेसिफिक स्टेट ने भी अपने यहाँ अमेंडमेंट कुछ और कर लिया है। ठीक है, जैसे कि भारत जो है उत्तर प्रदेश में पहले जो है आपकी एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन बाद में अप्लीकेबल होने लगा। तो वो इसीलिए क्योंकि ये
कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, यूपी की गवर्नमेंट, एमपी की गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट जो इस पर लॉ बना सकती है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ये इसी वजह से है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और यहीं से जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है भारत के संविधान में, और इसी वजह से हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरलिज्म, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान क्या है, संघवाद या परिसंघवादी संविधान है, परिसंघवाद का संविधान है, जिसमें कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लॉ बनाने की पावर होती है, उसी को कहते हैं फेडरलिज्म या फेडरल कंट्री, ठीक है। तो फेडरलिज्म की बात जो है वो यहीं से प्रूव होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डेफिनेशन क्लॉज, जो कि मेंशन है सेक्शन 2 में। और सेक्शन 2 में क्या है, पूछता है, प्रश्न क्या है कि बेलेबल ऑफेंस मींस, यानी कि बेलेबल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध से क्या अभिप्राय है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, वेयर टू गेट बेल इज अ राइट, where to give bail is a duty of the court, where it shown as a bailable in the first schedule of the CRPC or under any other law for the time being in force and none of the above। अब इसका जो आंसर होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये पूछा गया है सेक्शन 2A से। 2A में ही आपका डेफिनेशन है किस चीज की, बेलेबल ऑफेंस की, ठीक है। 2A में क्या डेफिनेशन है, बेलेबल ऑफेंस की, और इसके साथ साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस की, यानी कि जमानती अपराध और अजमानती अपराध, ये दोनों ही अपराध जो हैं सेक्शन 2A में डिफाइन है। और सेक्शन 2A की जो पूरी की पूरी जो लाइन है, जो सेक्शन 2A का टेक्स्ट है, वो यही कहता है, सेक्शन 2A मींस द बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CRPC और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो यानी कि जमानती अपराध वह अपराध है जो प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है या तत्समत प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत क्या है, जमानती बनाया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या, सी, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। मैं एक बार फिर से जो आपको जो है प्रश्न पढ़ा देता हूं, बेलेबल ऑफेंस मींस, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, कि यही है बेलेबल ऑफेंस। और सेक्शन 2A का जो है मामला है, इस सेक्शन 2A में बेलेबल तो जो है डिफाइन है ही, इसके साथ साथ जो है नॉन बेलेबल भी डिफाइन है, यानी कि जमानती के साथ साथ अजमानती भी जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले कुछ और चीजें जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बेल का मैटर होता है, ठीक है, जो बेल का मैटर होता है, तो कब जो है बेल दी जाएगी, इसके बारे में जो प्रोविजन दिया गया है वो है आपका 436 में। यानी कि बेलेबल ऑफेंस में कब बेल दी जाएगी, इसका प्रोविजन जो है वो आपका कहां पे है, सेक्शन 436 में, यानी कि 436 में बताया गया कि बेलेबल ऑफेंस में जो है कब बेल दी जाएगी। तो बेलेबल ऑफेंस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट भी होता है, लेकिन आपको आंसर नहीं लिखना, करना है बेल टू वेयर टू गेट बेल इज अ राइट, ये नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन जो टेक्स्ट है, लेजिस्लेशन का जो टेक्स्ट है वो ही ज़्यादा सर्वोपर है, जबकि इज वेयर टू गेट बेल इज अ राइट ये जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो आपको जो टेक्स्ट होती है, लेजिस्लेशन की टेक्स्ट होती है, वही बेस्ट आंसर होती है, तो आपको हमेशा बेस्ट आंसर देना होता है। और अंडर सेक्शन 436 द कंडीशंस आर मेंशन इन विच द कोर्ट हैज एंटाइटल्ड टू गिव बेल अंडर द बेलेबल ऑफेंसेस, की बेलेबल ऑफेंसेस में कब बेल दे दी जाएगी, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस भी सेक्शन कहां है, 2A में डिफाइन है, नॉन बेलेबल भी 2A में ही डिफाइन है। तो इसके साथ साथ अब एक प्रश्न और भी होता है कि क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है बेल दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो इसका आंसर दोस्तों देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होता, कुछ सिचुएशंस को छोड़ करके डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, यानी कि उसकी विवेकी शक्ति है, वो चाहे तो बेल दे अथवा न दे। और जो प्रोविजंस मेंशन किए हैं वो हैं 437 में। अंडर 400 सेक्शन 437 the conditions are mentioned in which the court has entitled to grant bail in non bailable offenses, यानी कि जो अजमानती अपराध हैं, अजमानती अपराधों में भी न्यायालय को जो है जमानत देने का अधिकार जो है वो धारा देती है। हालांकि ये जो है अक्यूज्ड का राइट
नहीं है, मिल सकती है अगर न्यायालय को ऐसा लगता है तो। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका जो है ये भी हो जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और जान जाइएगा कि किसी भी मामले में जब किसी अपराध के अभियुक्त को अरेस्ट किया जाता है तो 3 ही तरीके हैं उसको छोड़ने के, और वो 3 तरीके क्या हैं? पहला तरीका आपका है या तो बेल दे दीजिए, ठीक, या बॉन्ड, या स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के विशिष्ट आदेश से। और ये प्रावधान जो मेंशन किए गए हैं ये हैं सेक्शन 59 में। तो ये 3 ही तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया या संदेह के आधार पर अरेस्ट किया गया है तो उसको इन्हीं 3 आधारों में से किसी एक आधार पे जो है छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये था। हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? अगला प्रश्न है सेक्शन 2C ऑफ द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर डिफाइंस, यानी कि सेक्शन 2C में किस चीज़ की डेफिनेशन दी गई है? तो इसका आंसर है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो समाज में घृणास्पद होते हैं, जो हीनियस क्राइम होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो ही जो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। हालांकि ये कहीं भी क्लियर नहीं मेंशन है कि कितने तक का पनिशमेंट होगा, कितने साल की पनिशमेंट होगी तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, लेकिन एक जनरल व्यू है कि जहां 3 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट का प्रोविजन, 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट का प्रोविजन है, उसको जो है हम कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन जो है नहीं बताया गया है। अगर whether a question arise before us, any case is a cognizable offense or non-cognizable offense, then we should check the first list of code of a criminal procedure। यानी कि अगर हमें ये देखना है कि फर्स्ट लिस्ट नहीं, फर्स्ट शेड्यूल को हमको चेक करना होगा कोड ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीजर की। फर्स्ट शेड्यूल जब तक हम चेक नहीं करते तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा विशेष पैमाना नहीं दिया गया है। साधारणतः कि 3 साल से ऊपर तक के जो दंडनीय अपराध हैं वो क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस तो इसमें डिफाइन कर दिया गया है। एक चीज़ और समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है पुलिस के पास क्या क्या पावर दी गई है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है? कॉग्निजेबल जब ऑफेंस जो है होता है तो पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है कि आपको एफआईआर दर्ज करानी होती है, और एफआईआर दर्ज होती है 154 में। ठीक है, एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है? तो एनीवन, कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो विक्टिम हो, यानी उसी के अगेंस्ट अपराध हुआ। पहली चीज़ ये समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये क्वेश्चन सिर्फ 40 हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दे करके जाएंगे। तो 154 में एफआईआर लॉज होती है। एफआईआर लॉज कौन कराता है? तो एनी पर्सन, कोई भी करा सकता है। किससे कराता है? तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो होता है वो होता है। ठीक है, उससे जो है एफआईआर लॉज कराई जाती है। एफआईआर लॉज करने के बाद अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास कुछ पावर है। पहली पावर क्या है? पहली पावर ये है, क्या कर सकता है वो? पहली पावर ये है कि वो क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। ठीक, अरेस्ट कर सकता है विथआउट वारंट, यानी कि बिना वारंट के अरेस्ट जो है कर सकता है। और ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है? तो ये प्रोविजन अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें सेक्शन 2C में ही ये क्लियर कट बता दिया गया है। 2C की डेफिनेशन में ही ये क्लियर कट जो है पता चल जाता है कि क्या है? पुलिस अथॉरिटी के पास अरेस्ट करने की पावर। इसके बाद और कोई पावर है? तो हाँ, एक पावर और है, और वो पावर कहाँ दी गई है? सेक्शन 156 में दी गई है। क्या है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण का प्रावधान। अन्वेषण का प्रावधान जो है दिया गया है, तो अन्वेषण भी कर सकता है, और ये जो है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, यानी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की उसको ज़रूरत नहीं है इस काम में। ठीक है, इतना आपको जो है समझना होगा कि जब क्राइम होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उसके लिए एफआईआर लॉज होती है। एफआईआर लॉज होती है। एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है? कोई भी करा सकता है। किससे कराता है? पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से कराता है, यानी कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है, उसी से जो है क्या किया जाता है?
ये एफआईआर लॉज होती है। और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो मेंशन है सेक्शन 2O में भी मेंशन है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन क्लॉज में हो सकता है। तो उससे एफआईआर लॉज होती है और एफआईआर लॉज होने के बाद दो राइट हैं पुलिस के पास, या वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, और दूसरा कि वो अरेस्ट भी कर सकती है बिना वारंट के, यानी कि मजिस्ट्रेट के आदेश की, मजिस्ट्रेट के वारंट की उसको ज़रूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसके साथ साथ जो है एक सेक्शन आपको और जानना चाहिए, एक सेक्शन जो है आपको और जानना चाहिए, सेक्शन 151। सेक्शन 151 वो सेक्शन है जिसमें अगर पुलिस को ये लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, ठीक है, कोई उसको जो है इंफॉर्मेशन मिली है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, यानी संज्ञेय अपराध होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 151 का जो प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए। तो एक चीज़ है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या असंज्ञेय अपराध जो होंगे, जो असंज्ञेय अपराध होंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती? तो आंसर है हाँ, नहीं कर सकती, लेकिन एक एक्सेप्शन है। देख लीजिए वो एक्सेप्शन क्या है। सेक्शन आपका 42, सेक्शन 42 जो है, अगर सेक्शन 42 के प्रावधान को आप देखें तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस अधिकारी के पास असंज्ञेय अपराध में भी क्या है, असंज्ञेय अपराध में भी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक एक्सेप्शन वाला पीस कि असंज्ञेय अपराध के बाद, अब असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है? तो सेक्शन 2L में, 2L में डिफाइन है, सेक्शन 2L में डिफाइन। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय भी खर्च होता है। अगर आपका मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं भी मोटिवेट नहीं होऊंगा, और जब मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा तो वीडियो बनाने का मन, स्वाभाविक बात है कि आप जब तक किसी काम से मोटिवेट नहीं होते, जब तक आप खुश नहीं होते, तब तक आप उस काम को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और इसके बाद अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है और आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे कितना बेनिफिट जो है मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ जो है अब हम अगले प्रश्न की तरफ जो है मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इन अ कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव पावर। देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है, वही चीज़ पूछी भी गई है इस क्वेश्चन में, और बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि पहले ही आपके दिमाग में डाल दें और दोबारा आपको क्वेश्चन कराएं, ताकि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। अब मुझे लगता है कि आप सब इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर से। इन कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव पावर टू, यानी कि संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास अधिकार है। पहला, इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट, सिर्फ अन्वेषण करने का और बिना वारंट के अधिकार न करने का। दूसरा, इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यानी कि अरेस्ट करने का लेकिन बिना वारंट के, इन्वेस्टिगेशन करने का लेकिन बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करने का, जब तक कि मजिस्ट्रेट इसके लिए आदेश ना दे। तीसरा, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विथआउट वारंट, विथआउट वारंट अरेस्ट भी करना और क्या करना, इन्वेस्टिगेशन भी करना। और चौथा है, इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट विथआउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन टू द इंक्वायरी और टू ट्राई द ऑफेंस, यानी कि अधिकार जो है अरेस्ट करने का और इन्वेस्टिगेशन का तब है जब उस मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना दे दी जाए कि ऐसा कोई अपराध हुआ है। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप सेक्शन 2C को देखते हैं और सेक्शन 150 जो है 6 को देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि अरेस्ट की भी पावर है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? C होगा। एक बार क्वेश्चन जो है आपके लिए फिर से पढ़ते हैं। देखिए, इन द कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव पावर्स टू, तो इसका आंसर होगा
कि इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है और इसके साथ साथ विथआउट वारंट क्या कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 2 अधिकार पुलिस के पास हैं और तीसरा 151 में जो है उसकी ड्यूटी है कि जैसे ही उसको पता चले कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है वैसे ही जो है क्या करे, वो अरेस्ट कर ले, जैसे उसको ज्ञान हो, कहीं से नॉलेज मिले। क्यों? क्योंकि पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है सोसाइटी में क्या करना, सोसाइटी में शांति स्थापित करना, जो है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। और लॉ एंड ऑर्डर तभी होगा जब क्राइम नहीं होगा। तो क्राइम अगर होने वाला है तो क्यों ना पहले ही क्राइम को जो है खत्म कर दिया जाए। तो अरेस्ट कर सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कंप्लेन अंडर सेक्शन 2D कैन बी। अब सेक्शन 2D में जो है कंप्लेन यानी कि परिवाद जो है पूछ रहा है कि रिटर्न होगा, ओरल होगा, रिटर्न एंड ओरल होगा या नन ऑफ दिस होगा, यानी कि लिखित में हो सकता है या मौखिक में हो सकता है, लिखित एवं मौखिक दोनों में हो सकता है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका रिटर्न एंड ओरल बोथ। ठीक है, रिटर्न यानी कि मौखिक और लिखित दोनों में आप जो है किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो ये परिवाद किया जाता है, ये किया किससे जाता है? पहले तो मजिस्ट्रेट से किया जाता है। किस लिए किया जाता है? फॉर टेकिंग एक्शन, यानी कि कोई ना कोई जो है एक्शन जो है मजिस्ट्रेट ले, इस अप्रोच के साथ जो है किया जा सकता है। ठीक है, क्या है? ओरल में किया जा सकता है, रिटर्न में किया जा सकता है। पर्पस क्या है? तो पर्पस है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एक्शन, की मजिस्ट्रेट जो है क्या करे, कोई ना कोई एक्शन जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट ले जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया। जैसे हम पुलिस के पास जाके FIR लॉन्च कराते हैं, उसी तरीके से हम कोर्ट के सामने जाकर के परिवाद करते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ परिवाद पे ही मामला जो है क्या होता है, स्टार्ट होता है, जुडिशियल प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो भी कंप्लेन होगी, परिवाद होगा, सेक्शन 2D में डिफाइन होगा। पहला प्रश्न तो ये होगा कि सेक्शन 2D में क्या डिफाइन है? तो कंप्लेन डिफाइन है। कंप्लेन जो है कौन कर सकता है? तो कंप्लेन जो है कौन कर सकता है? कंप्लेन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कंप्लेन कोई भी व्यक्ति जो है कर सकता है और जो है किसके विरुद्ध किया जा सकता है, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, मीन्स नोन हो या नोन हो। पर्पस बस ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही पूछता है, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एक्शन एंड द कंप्लेन शुड बी मेड आइदर इन द रिटर्न और इन ओरल, या तो ओरल में हो सकती है या रिटर्न में हो सकती है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कंप्लेन से ही अगला क्वेश्चन है। मैंने आपको जितना बता दिया है उसी चीज को हम फिर रिपीट करके इस क्वेश्चन में और बेहतर तरीके, क्योंकि यहां से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही जनरल प्रोविजन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि आपसे भी ये प्रश्न पूछे जा सके। ठीक है, अब कह रहा है कि कंप्लेन मीन्स यानी परिवाद का अर्थ क्या है? एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटर्न टू अ पुलिस ऑफिसर। तो पहली चीज क्या है, अगर हम जो है इसको पढ़ें कि एनी एलिगेशन मेड ओरली और रिटर्न टू अ पुलिस ऑफिसर, तो पहला ही ये जो है गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि परिवाद जो है वो हमेशा किसको किया जाता है? मैजिस्ट्रेट को किया जाता है, पुलिस ऑफिसर को नहीं किया जाता। पुलिस ऑफिसर को हम क्या करते हैं? FIR लॉन्च कराने के लिए FIR लॉन्च उसके सामने कराते हैं। दूसरा, एनी एलिगेशन मेड ओरली और रिटर्न टू अ मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, कि क्या एनी एलिगेशन, कोई आरोप, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, किसको? मजिस्ट्रेट को किया जाए फॉर पर्पस ऑफ द टेकिंग एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन, किसको? मजिस्ट्रेट को। तो आप देखिए, और तीसरा है पुलिस रिपोर्ट और चौथा है चार्ज। तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, बी होगा। यानी कि क्या चीज है? जो भी चार्ज है, ठीक है, सॉरी, जो आपका परिवाद है, परिवाद का अर्थ यही होता है कि ये मजिस्ट्रेट से किया जाता है, ये मौखिक हो सकता है, इसके साथ साथ ही ये लिखित हो सकता है, ये किसी ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है या अज्ञात के विरुद्ध किया जा सकता है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एक्शन, इस दृष्टिकोण को दिमाग में रखते हुए किया जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कोई ना कोई इस पे कार्रवाई एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो कंप्लेन होती है
कंप्लेन या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेशन में हो सकती है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेशन में, यानी कि असंज्ञेय अपराध या सॉरी यहां होगा ठीक है, संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध। ठीक, तो असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध, किसी भी अपराध के विषय में क्या की जा सकती है, कंप्लेन की जा सकती है। बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इंक्वायरी अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज कंडक्टेड बाय। अब कह रहा है कि इंक्वायरी, देखिए 3 चीजें होती हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। पहली होती है इन्वेस्टिगेशन, दूसरी होती है इंक्वायरी और तीसरा होता है ट्रायल। पहले चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को तो डिफाइन किया गया है, लेकिन ट्रायल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रायल के 4 मोड जो हैं दिए गए हैं, वो क्या मोड हैं? सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। 4 तरह के ट्रायल के बारे में बताया गया है, लेकिन ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप पूछ रहा है कि इंक्वायरी अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंडक्टेड बाय, यानी कि जो इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी किसके द्वारा जो है की जाती है। तो पहली चीज तो पहले आप ध्यान में रख लीजिए कि ये किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका मजिस्ट्रेट और कोर्ट, कि या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी या कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ जो है अब जो ये ट्रायल, जो इंक्वायरी होती है, ये ट्रायल से लगभग पहले होती है, ट्रायल से पहले होती है, जिसमें कि वास्तविक रूप में न्यायालय इसी बात का निर्धारण करती है कि पुलिस जो ऑफिसर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सेक्शन 173 क्लॉज 2 में सबमिट की है, उसमें जो लगाए गए आरोप हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट, अभियुक्त के अगेंस्ट, क्या वो सही है अथवा नहीं है। जब मजिस्ट्रेट या कोर्ट ये पाती है कि हाँ द चार्ज हैज़ बीन क्या करें पुट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन द अक्यूज्ड, दैट वो चार्ज जो है क्या है, सही हैं, देन क्या होता है, फिर ट्रायल शुरू होता है। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये पता करना है कि जो पुलिस अधिकारी ने जो एलिगेशन या जो चार्ज लगाए हैं वो सही हैं अथवा नहीं। और इसके बाद जब ये मजिस्ट्रेट पाता है कि हाँ ये सही है, तब मामला ट्रायल की तरफ आगे बढ़ता है। और ट्रायल का पर्पस क्या होता है? ट्रायल का पर्पस होता है कि ट्रायल का जो रिजल्ट होता है वो या तो कन्विक्शन में होता है या एक्यूटल होता है, यानी कि दोष सिद्धि होती है या दोष मुक्ति होती है। ठीक है। और इंक्वायरी जो होती है, इंक्वायरी का जो रिजल्ट होता है वो होता है डिस्चार्ज। जैसे कि आप सेक्शन 227 में देख सकते हैं कि डिस्चार्ज की, जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई मामला ही नहीं बन रहा है, पुलिस फर्जी रिपोर्ट लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकती है कि डिस्चार्ज कर देगी। तो वो इंक्वायरी का मैटर होता है। ठीक है। तो इंक्वायरी कराता कौन है? मजिस्ट्रेट कराता है या कोर्ट कराता है। इसमें पुलिस ऑफिसर का कोई रोल नहीं है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर क्या कराता है। तो पुलिस ऑफिसर कराता है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर कराता नहीं है, पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन कहां किया गया है? 2H में। ठीक। इंक्वायरी को कहां डिफाइन किया गया है? तो इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है आपका 2G में। ठीक, 2G में इंक्वायरी है, 2H में इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। ठीक है। और इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है। ठीक, ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चल रहा हूं, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी पूछ दिया जाए तो आपको दिक्कत ना हो। लेकिन मैं पूरी तरह से अश्योर्ड हूं कि प्रश्न जो हैं वो साधारण ही पूछे जाएंगे, क्योंकि MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ये बहुत टफ होते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए कभी कभी किन चीज पे, तो चीजों को रट लेना ही दूसरा ऑप्शन होता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आपके लिए जो सुटेबल ऑप्शन है, मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट चीज़ों पे क्लियर होना चाहिए, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चीज़ों को रटने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक।
अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 2H ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिफाइंस। मैंने अभी इससे ठीक पहले ही मैंने जो है बताया कि व्हाट सेक्शन 2H सेज। तो सेक्शन 2H बेसिकली डिफाइंस व्हाट, डिफाइंस क्या चीज डिफाइन करता है, तो डिफाइन करता है आपका इन्वेस्टिगेशन को, और इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, यहाँ, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब जो है इन्वेस्टिगेशन करता कौन है, तो एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो पुलिस ऑफिसर करता है। पहली चीज, जनरली पुलिस ऑफिसर करता है, लेकिन एक जो है एक्सेप्शनल कंडीशन है जिसमें मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है, अपनी तरफ से किसी को नियुक्त कर सकता है जो मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे काम करे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी आपसे प्रश्न आए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे जब भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए कि कंडक्ट कौन करता है इन्वेस्टिगेशन को, देन यू शुड आंसर पुलिस ऑफिसर। कभी भी आप ये नहीं बताओगे कि मजिस्ट्रेट करता है। हाँ, अगर ये मान लीजिए पूछ दिया जाए कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, और बी ऑप्शन में लिख दिया जाए कि मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे जो है एनी अदर पर्सन, और सी ऑप्शन दे दे ए एंड बी बोथ, तब ऐसी कंडीशन में आप ए एंड बी बोथ लगाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन उसी चीज से रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले बताया। मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस को ऐसे सीक्वेंस में रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो और थोड़ा रट भी जाए, क्योंकि मैं भी उस चीज को आपको बता दूं और फिर वही क्वेश्चन आपके सामने आए। आप अगर इस वीडियो को 10 बार देख लेंगे तो ये 40 के 40 क्वेश्चन और इसके साथ साथ 20 और क्वेश्चन आपके दिमाग में रट से जाएंगे, और जब आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे और इन 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो इन 4 ऑप्शंस में से आप उस ऑप्शंस को जरूर करेक्ट कर लेंगे जो आपके दिमाग में रहेगा, यानी जिसको आपने बार बार देखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज कंडक्टेड बाय, मैंने बता दिया है, जनरल आंसर आपको देना है। एंड व्हाट इज द जनरल आंसर, पुलिस ओनली। ठीक, पुलिस ओनली, कोर्ट नहीं है, कहीं भी कोर्ट नहीं है। मजिस्ट्रेट का जिक्र है लेकिन मजिस्ट्रेट खुद नहीं करता, मजिस्ट्रेट अपने बिहाफ पे किसी को क्या करता है, अपॉइंट करता है किसी पर्सन को कि वो क्या करे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि स्टेट की जो पुलिस है वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, वो मारपीट के इन्वेस्टिगेशन जो है 3rd डिग्री टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन करती है, फेक एविडेंसेस ला सकती है, तो इसलिए ये प्रोविजन को रखा गया है। हम आगे मूव करते हैं। देखिए, अब बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत सीधी सी बात है, जब कोई भी क्राइम क्या होता है, कमिट होता है, तो पुलिस को नॉलेज मिलती है। पुलिस क्या करती है, वहां पे जाती है जहां क्राइम हुआ है और वहां से जाके क्या करती है, सबूत इकट्ठा करती है। बहुत सीधी सी बात है, साधारण भाषा में भी आपको याद करा दूं कहानी की तरह कि वहां जा करके सबूत इकट्ठा करती है। लगभग हर फिल्म में आपने ये देखा होगा, और वही चीज जो है यहां भी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, द पर्पस ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट क्या करना, साक्ष्य को एकत्रित करना ही जो है किसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है आपका अन्वेषण का, इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखिए क्या अगला प्रश्न है, Which of the following section of the Code of a Criminal Procedure 1973 defines the term judicial proceeding? अब जुडिशियल प्रोसीडिंग को कौन सा टर्म जो है डिफाइन कर रहा है, यही आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर है 2I। ठीक है, 2I जो है, 2I में ही क्या है, किसको, जुडिशियल प्रोसीडिंग को जो है डिफाइन किया गया है। 2J में देखिए, ध्यान रखिएगा, J से ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, J से क्या, J से ज्यूरिसडिक्शन, और J से ज्यूरिसडिक्शन मतलब हिंदी में क्षेत्राधिकार, तो J से ज्यूरिसडिक्शन जो है यहां पे दिया गया है। इसके साथ साथ K जो है, तो K का जो है आंसर वो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो है क्या किया गया है,
डिफाइन, सॉरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि महानगर क्षेत्र को जो है डिफाइन किया गया है। और महानगर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक होती है, या जो पहले से ही, जैसे मान लीजिए दिल्ली मुंबई इत्यादि जो हैं वो महानगर क्षेत्र हैं। दिल्ली मुंबई अहमदाबाद इत्यादि को महानगर क्षेत्र घोषित पहले से ही किया गया था, लेकिन अधिनियम के बाद राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है किसी भी स्थान की, किसी भी शहर की, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकती है। कहाँ पे? सेक्शन 8 में। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सेक्शन 2K में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, सेक्शन 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, इसको जो है हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो प्रोसीडिंग होती है जिसमें क्या होता है, कोर्ट के सामने ओथ पे जो है क्या किया जाता है, कोर्ट के सामने जो है ओथ पे एविडेंसेस जो है लिए जाते हैं, यानी कि एविडेंस किस पे? ओथ पे। ओथ यानी कि शपथ पत्र, एफिडेविट कह सकते हैं, शपथ पत्र कह सकते हैं, जो है शपथ पत्र जो है, सॉरी इसमें एफिडेविट की बात जो है नहीं होनी चाहिए। ओथ जो है जिसमें क्या हो, ओथ पे एविडेंस जो है दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें ओथ पे, शपथ पे, जैसे अब आपने देखा होगा कि शपथ ली जाती है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो वो जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग है। एफिडेविट की इसमें कोई बात नहीं, एफिडेविट मैंने गलती से बोल दिया। तो ओथ पे जो है एविडेंस लिए जाते हैं, वही प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके सेमेस्टर में एविडेंस लॉ भी है, तो एविडेंस लॉ जो होता है वो सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग पे ही जो है अप्लीकेबल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे, ट्रिब्यूनल पे, इसके साथ साथ जो है आपकी कुछ कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग होती है उन पे जो है ये अप्लीकेबल नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग 2I में डिफाइन जो है की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड। देखिए वही चीज़ है, सेम प्रश्न है, उसी प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें कि साक्ष्य शपथ पे लिए जाते हैं कहलाती है। आप खुद आपको पता है, ठीक है, क्या है वो? है जुडिशियल प्रोसीडिंग। कौन सी प्रोसीडिंग? एनी प्रोसीडिंग, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2I में, सेक्शन 2I में डिफाइन है। सेक्शन 2J में क्या है? सेक्शन 2J में है लोकल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सेक्शन 2J में क्या है? लोकल ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 2H में क्या है? सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 2G में क्या है? इंक्वायरी। एक बार मैं देखिए रिपीट करता हूं, सेक्शन 2A में क्या है? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, सेक्शन 2B में क्या है? चार्ज है। सेक्शन 2C में क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल मैटर है। ठीक है, सेक्शन 2D में क्या है? तो सेक्शन 2D में परिवाद है या कंप्लेन है। सेक्शन 2E में क्या है? तो सेक्शन 2E में हाई कोर्ट है। सेक्शन 2F में क्या है? तो सेक्शन 2F में इंडिया है। सेक्शन 2G में क्या है? तो सेक्शन 2G में इंक्वायरी है। सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 2I में जुडिशियल जो है, सेक्शन 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग है। सेक्शन 2J में क्या है? आपका लोकल जुरिसडिक्शन है, ये आपका। और सेक्शन 2K में क्या है? तो सेक्शन 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इतना कम से कम आपको डेफिनेशन तो है, याद होनी चाहिए। और भी कुछ डेफिनेशंस हैं जो सिग्निफिकेंट है, जो आपके सामने आएंगे। सेक्शन 2L में जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, और वारंट और समन हम देख रहे हैं आगे जो है 2X और जो है आपका 2Y, जो सब देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन। ठीक है, तो बहुत सीधी बात है, अभी मैंने बताया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, तो डिफाइन है आपका सेक्शन 2L में। सेक्शन 2L में क्या है? डिफाइन है, सेक्शन 2L में डिफाइन है। ठीक है, 2L सेक्शन 2L सेक्शन 2L में डिफाइन है। ठीक है, तो सेक्शन 2L, ये देखिएगा कि 2 जो L है ये स्मॉल में ही होगा, कैपिटल में नहीं होगा। ठीक है, अगले, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास क्या अधिकार है? ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है
पुलिस के पास ना तो अरेस्ट करने का राइट होता है और ना ही इन्वेस्टिगेशन करने का राइट होता है। कैसे? अपनी स्वप्रेरणा से, यानी कि खुद के डिसीजन से जो है पुलिस ऑफिसर ना तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ना जो है क्या कर सकती है, आपका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और ना ही अरेस्ट कर सकती है। लेकिन मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, एक्सेप्शन जो है सेक्शन 42, जिसमें कि क्या है, अरेस्ट करने का पावर दिया गया है। तो अब जो है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो इसमें प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में जो प्रोसीजर आपका दिया गया है वो है आपका सेक्शन 155 में, इसी को कहते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और इसमें रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है वो आपको उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है जिसके पास जुरिस्डिक्शन होता है, और मजिस्ट्रेट के आदेश से ही वो इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश से ही वो इन्वेस्टिगेशन करता है। हालांकि वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, जब तक कि मजिस्ट्रेट वारंट इशू नहीं करता तब तक अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट प्रोविजन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज अथॉरिटी। अब इन कॉग्निजेबल केस पुलिस हैज अथॉरिटी की नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास क्या अधिकार है, पहले ही मैं बता चुका हूं क्या है अधिकार। तो नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, नॉन अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट वारंट, यानी कि ना तो जो है वो क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकती है और ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जबकि कॉग्निजेबल में कर सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शन आपका मैटर है सेक्शन 42 का, तो एक्सेप्शंस को हम ध्यान में नहीं रखते हैं जब तक कि एक्सेप्शनली पूछा ना जाए। तो आपका जो आंसर होगा इस पे वो होगा सी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो कितनी जो है सिग्निफिकेंट हो सकती है, कितना बेनिफिट आपको मिले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसी वीडियोस डालता रहूं। क्योंकि बहुत जल्द जो है आपकी परीक्षाओं का ऐलान हो सकता है, आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, और ये वीडियो जो है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किताबों से नहीं रट पाएंगे, तो ऐसी वीडियो में जब आप चीज़ें देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, और इसीलिए मैंने लाल रंग का प्रयोग किया है, क्योंकि लाल रंग जो है दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठता है, तो आपको आसानी होगी, चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल तक भी याद होंगी, बशर्ते आप वीडियो को 5 से 6 बार देखें, तो आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपके आंसर्स जो हैं गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, यानी कि अपराध शब्द को किस धारा के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर है 2N। ठीक है, 2N में जो है ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, 2N में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑफेंस में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक्ट यानी कि कार्य, और ओमिशन, OMMISION, ओमिशन, तो यानी कि कार्य अथवा लोप जो है दोनों इसमें सम्मिलित होता है। और इसके साथ साथ आप अगर पशु अतिचर अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत का कोई अगर परिवाद भी होता है तो वो भी क्या है, ऑफेंस की डेफिनेशन में ही आता है। पूछा जा सकता है लेकिन इतना टफ जो है नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखिएगा कि पशु अतिचर अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अगर कंप्लेन की गई है, जो एक नया एक्ट है, तो भी वो जो है आपका क्या होगा, ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ, यानी कि अब समन केस कैसे केसेस हैं, तो समन केसेस जो हैं वो केस होते हैं जिसमें कि अपराध की जो अवधि होती है क्या होती है, वो 2 वर्ष तक की होती है, मीन्स नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। अगर नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स से एक्सीड कर जाता है तो वो वारंट केस हो जाता है, समन केस नहीं रह जाता। तो पहली चीज तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि समन केस को डिफाइन कहां किया गया है, तो डिफाइन किया गया है बच्चों 2W में। देखिए W से वारंट होता है लेकिन वारंट में डिफाइन नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं 2W को दिमाग में रखिएगा।
2W में क्या है, समन केसेस जो हैं डिफाइन है। और समन केसेस कौन से केसेस होते हैं, तो समन केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें कि पनिशमेंट जो है 2 साल से ज्यादा नहीं होती, मतलब जिसमें पनिशमेंट जो है कि पनिशमेंट मैक्सिमम 2 इयर्स की होती है। ध्यान रखिएगा, या आपसे पूछेंगे नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, देखिए यहां पे नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स जो है मेंशन है। सो द आंसर इज इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स, यानी कि मैक्सिमम जो है, ठीक, मैक्स 2 इयर्स, मैक्स 2 इयर्स यानी मैक्सिमम 2 इयर्स तक की अगर पनिशमेंट का मामला है, तो जिसमें पनिशमेंट जैसे आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस हैं, तो उन ऑफेंसेस में बताया गया है कि दिस ऑफेंस विल बी पनिशेबल फॉर 3 इयर्स एंड फॉर फाइन और बोथ। तो वो जो है कि अगर 2 इयर्स तक के पनिशमेंट जो है पनिशमेंट का मामला है, तो वो समन केसेस है और उसमें समन ट्रायल चलता है जनरली। और जो है उससे ज्यादा का अगर मामला है, 2 साल से ज्यादा, मोर देन 2 ईयर, देन दैट क्राइम इज अ वारंट मैटर, वो वारंट मैटर का क्राइम होगा, वारंट मैटर होगा। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो क्या होगा, 2 साल, ध्यान में रखिएगा, या नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स यानी कि 2 साल से अनधिक, हिंदी में 2 साल से अनधिक पद का प्रयोग आपको मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विक्टिम इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर, तो ये जो है डिफाइन आपका किया गया है अंडर 2WA। अब 2WA है तो इसका मतलब ये अमेंड होकर के आया है। तो अमेंड कब हुआ है, तो ये अमेंड हुआ है आपका 2009 में ये जोड़ा गया है। ठीक है, 2009 में, 2008 का एक्ट था जो 2009 में आया है, तो 2009 में जो है ये जोड़ा गया है। अब जो है ये विक्टिम जो है, ये विक्टिम की डेफिनेशन में और कौन कौन लोग आते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम में तो वो व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट जो है क्राइम हुआ है, इसके साथ साथ गार्जियन, इसके साथ साथ गार्जियन, ठीक, और लीगल हायर्स, लीगल हायर्स भी जो होते हैं वो भी जो है क्या होते हैं, विक्टिम की एम्बिट में आते हैं। जैसे हम इस हिंदी में कह सकते हैं संरक्षक और वारिस। ठीक है, संरक्षक और वारिस, संरक्षक और वारिस भी जो है वो इसी की परिधि में आते हैं। तो ठीक है, आप अगर आपको दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर वीडियो की स्पीड आपको बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने हाथ के मोबाइल में अगर जो है अपनी तरफ से दाहिनी तरफ देखेंगे तो आपको 3 बिंदी दिखाई देगी, जो ये दिखाई दे रही है आपको। इस 3 बिंदी पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है, और प्लेबैक स्पीड का जो नॉर्मल एक ऑप्शन होता है, और ऊपर की तरफ जब आप मूव करेंगे 0.5, 0.25, 0.75, तो आप उसको धीरे कर सकते हैं। और अगर रिवीजन आप करना चाहते हैं तो नीचे आकर के उसको तेज कर सकते हैं, जिसमें वीडियो जल्दी 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 चलने लगती है या धीरे धीरे चलने लगती है। तो आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी देख सकते हैं, और ऑनलाइन की ये ही सबसे बड़ी खूबी भी है। अगली तरफ हम मूव करते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है, एन ऑफेंस पनिशबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स रिलेटेड टू, आपको अब ये पता चल गया, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको पढ़ाने की जरूरत है। एक्सीडिंग 2 इयर्स यानी कि 2 साल से ज्यादा, तो 2 साल से ज्यादा है तो क्या होगा, समन केस होगा ही नहीं। और समन केस कहां डिफाइन है, समन केस 2W में है, तो ध्यान रखना 2W में समन केस है। तो इसका मतलब क्या है, ये वारंट केस है, और वारंट केस को जो है आपका डिफाइन किया गया है कहां पे, 2X में। तो अब ये जान जाइए, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये वारंट केसेस होते हैं, इसमें जो पनिशमेंट होती है वो होती है कितनी, मोर देन 2 इयर्स। अब मोर देन 2 इयर्स में पूरी हो सकती है, इसके साथ साथ लाइफ इंप्रिजमेंट, लाइफ इंप्रिजमेंट और कैपिटल पनिशमेंट, ये सब जो है वारंट केसेस हैं। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड, लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि जो है आजीवन कारावास, और 2 साल से ज्यादा तक का अगर कारावास है तो वो पूरा का पूरा जो मामला होगा वारंट मामला होगा। 2 साल
या 2 साल से नीचे का मामला होगा तो वो समन होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं है कि आपकी रुचि जो है कम हो जाए। 40 क्वेश्चन इसलिए मैंने मेंशन किया, ज़्यादा नहीं मेंशन किया। मेरी पूरी कोशिश है कि 150 क्वेश्चन में आपकी पूरी की पूरी सीआरपीसी, 150 या 170 क्वेश्चन में आपकी पूरी की पूरी सीआरपीसी कंप्लीट कर दूं। और उस 170 क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं उनसे बाहर लगभग नहीं जाना चाहिए। अगर प्रश्न के जो है प्रश्न की प्रकृति यदि अगर कठिन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको समस्या हो सकती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो देन यू फील एनी प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन हॉल इफ़ यू रेगुलर वॉच माय वीडियो। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। अब देखिए मैच द फॉलोइंग की तरीके के क्वेश्चन है। क्या है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, यानी इनमें से कौन सा जो है सही तरीके से मैच जो है नहीं है। तो आप ये देखिए कि पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला क्या है, पहला है आपका 2G, और 2G में क्या इंक्वायरी है, तो जी हाँ 2G इंक्वायरी है, यानी कि इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ है, 2C में कॉग्निजेबल है, 2L में नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये भी सही है। पुलिस रिपोर्ट 2R में बिल्कुल सही है। 2R में देखिए रिपोर्ट मतलब R और R मतलब, तो इससे अब जैसे J को मैंने जोड़ा लोकल जुरिस्डिक्शन से, वैसे R को भी जोड़ रहा हूँ, 2R यानी पुलिस रिपोर्ट, तो ये भी सही है। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये 2V में ना होकर के कहाँ है, 2U में है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आपको इससे और सीखने को मिली, वो क्या कि ये जो डिफाइन है साहब, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो 2U में है। अब आप भी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर आके बनेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, तो अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब आप बनेंगे तो आप क्या करेंगे, APO के एग्जाम देकर के बनेंगे। इसी को जो है फुल फॉर्म जो है पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिफाइन कहाँ पे है, 2U में डिफाइन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो अपॉइंट करने का जो प्रोविजन है ये सेक्शन 24 और 25 में है, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसको बाद में, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते। अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड्स। अब देखिए कंप्लेन कहाँ है, तो कंप्लेन है आपकी 2D में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ है आपका, तो इन्वेस्टिगेशन है 2H में। इंक्वायरी कहाँ है आपकी, तो 2G में। और विक्टिम कहाँ है, तो 2W में। विक्टिम कब जोड़ा गया है, 2009 से, और इसमें गार्जियन और लीगल हायर्स जो है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पहले का B और B का तीसरा। आप देखिए इसको मैं अब नीचे की तरफ मूव कराता हूँ, पहले का B का तीसरा, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा B, यानी कि इस तरीके से करेक्ट मैच ये होगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने अपनी जो है वीडियो में इसलिए इन्वॉल्व किया है ताकि एक साथ आप 4 जो है डेफिनेशंस को क्या करें, रिमेंबर कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डेफिनेशन क्लॉज और एक्सटेंट तक का मैटर हो गया। अब जो है हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। इंक्वायरी, तो इंक्वायरी कहाँ है, सबको पता है 2G में है। 2H में इन्वेस्टिगेशन है, तो ये सही है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स 2I में है, सही है। पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन जो है वो क्या 2O में है, ये एक प्रश्न बनता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको पुलिस स्टेशन के बारे में जो है कुछ भी नहीं बताया है। और पुलिस स्टेशन जो है आपका वो है 2S में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेशन और S, ठीक। पुलिस स्टेशन जो है 2S में है, और बाकी जो ये प्लीडर के जो डेफिनेशन दी गई है 2Q, तो प्लीडर की जो डेफिनेशन है वो पूरे तरीके से क्या है, सही है। प्लीडर की डेफिनेशन 2Q में पूरे तरीके से सही है। तो इसका आंसर होगा कि ये जो है वो मिसमैच है, ये 2O में नहीं 2S में है, ठीक है। आगे की प्रश्न की तरफ मूव करते हैं जल्दी जल्दी।
हाँ, सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड। अब सेक्शन 6 हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट कितनी है, इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। एक बार बताना भी ज़रूरी है, पहला तो है आपका हाई कोर्ट, ठीक है, और किसी अदर एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कोर्ट है तो वो कोर्ट, ठीक ठीक, वो कोर्ट। और इसके साथ साथ अब 4 अलग अलग कोर्ट्स हैं, 4 अलग बेसिकली श्रेणी में कोर्ट हैं। पहला है आपका सेशन कोर्ट, दूसरा है जेएम फर्स्ट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसके बाद जेएम सेकंड, और चौथा जो है वो है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो अगर आपसे ऑप्शन में हाई कोर्ट और अदर कोर्ट दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन होगा कि 4 कोर्ट हैं। हालांकि इसी में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ही जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी मेंशन है, लेकिन उसको हम अलग से काउंट नहीं करते। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेम होते हैं, बस मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो है, जो आपका सेक्शन 2K में डिफाइन है और जिसके बारे में सेक्शन 8 में प्रोविजन है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसी एरिया को क्या करती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करती है, और कोर्ट जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है बना सकती है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में अलग से प्रोविजन सेक्शंस में दिए गए। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स, तो क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया, एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट स्टैब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर मैनी टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स हैव बीन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर क्रिमिनल कोड। यानी सीआरपीसी के अंडर में हाई कोर्ट और किसी अधिनियम के अंतर्गत अन्य कोर्ट को छोड़ के कितनी कोर्ट है, तो मैंने आपको बताया कि 4 कोर्ट है। कौन कौन सी? पहली कोर्ट है सेशन कोर्ट, दूसरी कोर्ट है जेएम फर्स्ट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तीसरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और चौथी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, होगा 4। ठीक है, हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जल्दी जल्दी हमें इसको देखना होगा। दोस्तों हम लगभग 30 क्वेश्चन पार कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और है। धैर्य बना के रखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परीक्षाएं सर पे हैं। आपका थोड़ा सा समय में कोई भी देखा हुआ क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और हो सकता है कि आप अगर वीडियो को क्विट करते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं वीडियो को, तो आने वाले 10 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और बाद में आप रिग्रेट करें कि काश जो है मयूर सर की वीडियो को हमने देख लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो लेकिन ये मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ देर और पेशेंस बना करके रखें और वीडियो को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोर्ट। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो ये सारे के सारे जो है मजिस्ट्रेट जो हैं क्या है, क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। अब पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द अबव कोर्ट इज आर इंक्लूड इन द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट सीआरपीसी अंडर सेक्शन 6। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 2 3 4। चारों के चारों जो है कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल, सेकंड क्लास जुडिशियल और सेशन कोर्ट, ये सभी की सभी कोर्ट में क्या है, सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर होगा ABCD ऑल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जजेस ऑफ अ सेशन, जजेस इन द कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय। देखिए एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, जब कोर्ट को जो है स्टैब्लिश करने की बात होती है तो कोर्ट को स्टैब्लिश जो करता है, कौन करता है, कोर्ट को स्टैब्लिश हमेशा जो करता है स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी कि राज्य की सरकार करती है। लेकिन कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो उसका पीठासीन अधिकारी यानी कि जो जज साहब होते हैं, जज साहब की जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है, मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट में जो है इसका योगदान होता है, कहीं कहीं कंसल्ट करके करता है, लेकिन जब सेशन कोर्ट के बारे में बात है तो हाई कोर्ट ही करता है। लेकिन कोर्ट की स्थापना जो है राज्य सरकार ही करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट भी राज्य सरकार करती है, क्योंकि लोक अभियोजक जो होता है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है कोर्ट में, क्योंकि क्राइम जो है स्टेट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये जो प्रोविजन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जज इन द सेशन कोर्ट अपॉइंटेड बाय, ये आपका सेक्शन 9 के क्लॉज 2 में है, सेक्शन 9 क्लॉज 2 में है, इसका प्रोविजन दिया गया, चेक कर लीजिएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं।
दोस्तों एक्ट बहुत बड़ा है, बहुत प्रोविजंस हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं कंसाइल फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब वही क्वेश्चन फिर से आ गया, हु इज ऑथोराइज टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अ डिस्ट्रिक्ट। एक जिले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन जो है करेगा अपॉइंट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। पहले तो हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है आपका कहाँ पे, सेक्शन 24 में। 24 के क्लॉज 1 में ही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाई कोर्ट में अपॉइंट जब करेगा तो कौन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का दिया गया है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो अपॉइंट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट में भी अपॉइंट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपॉइंट होता है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपॉइंट नहीं होता, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है, यानी कि एपीओ अपॉइंट होता है, ना कि पीओ होता है, पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होता। तो इसलिए जो है आपका ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थोड़ा सीनियर होता है, तो ये कहाँ अपॉइंट होता है, जिला न्यायालय में होता है या हाई कोर्ट में होता है। अपॉइंट कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन इसमें क्या है आपका आंसर, स्टेट गवर्नमेंट ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं सेक्शन आपके 24 के क्लॉज 1 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। Which one of the following section of the Criminal Procedure Code 1973 is related to the juvenile jurisdiction? अब जुवेनाइल का मतलब ये है कि जो वैसे तो अमेंडमेंट हो गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जो पहले प्रोविजन था कि 16 साल से कम का जो उम्र का बालक होता था उसको जुवेनाइल कहा जाता था, और आज भी जो है यही प्रोविजन है कि 16 साल से कम का जो बालक है, तो 16 साल से कम के बालक के बारे में जो प्रोविजन है जब वो कोर्ट के सामने लाया जाता है तो उसका प्रोविजन आपका है सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 में उस जुवेनाइल का जो भी मैटर होता है वो देखता कौन है, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और ध्यान रखिएगा सीजेएम जो है ये सेक्शन 6 में कोई कोर्ट नहीं है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही सीजेएम बनाया जाता है। जब उसका पास जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रमोशन उसका होता है, तो सीजेएम बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सीजेएम ही जो है इस मामले में इसको अधिकारिता है और सेक्शन 27 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें भली भांति समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आप रट भी सकें, क्योंकि बार बार आप चीज़ों को जब सुनते हैं दिमाग में, बार बार जब आप पढ़ते हैं, नोट्स बना के भी आप पढ़ेंगे तो आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल जो है टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग जो है निर्भर हैं, और इसी के लिए मैंने यहाँ से आपको ये प्रयास किया है कि आपको दे सकूं ताकि आपकी परीक्षा जो है सही तरीके से संपन्न हो सके। हालांकि इस परीक्षा संपन्न कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं और जो है समाज के विकास में अपना योगदान दूं। तो मेरी पूरी आशा है कि आप सब जो है अच्छे नंबरों से पास हो, बस उसके लिए एक छोटा सा ये प्रयास है, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य किसी भी संस्था के किसी भी अधिकार का उल्लंघन करना है, ठीक है। तो ये पूरे तरह से निःशुल्क जो है शिक्षा है देश के कल्याण में, क्योंकि आप लोग देश के भावी भविष्य बनने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को देखिए। अब प्रश्न क्या है, द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 10 years मे बी पास्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कोर्ट है तो कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगी, कई तरह के मैटर हैं, जैसे आईपीसी में आपका कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, 10 years है, 7 years है, 3 years है, कई तरह के इम्प्रिजमेंट है। तो किस मामले में किस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन होगी, ये चीज़ जो है गवर्न होती है सेक्शन 28 और 29 से। सेक्शन 28 में जो बारे में बात है हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, और एडिशनल जो है सेशन जज की, सॉरी सेशन कोर्ट नहीं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज की और असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बात है। तो अब देख, मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कराऊंगा। मैं बता देता हूं आपको कि हाई कोर्ट जो होता है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, और कोई भी जो है आपको क्या कर सकता है, फाइन इंपोज कर सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। मतलब उस अब आईपीसी में उस जिस सेक्शन में क्राइम हुआ है उस सेक्शन में कितना जो है इंपोज किया जा सकता था उतना वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो उसके बाद आता है वो आता है सेशन जज। सेशन जज के पास भी सेम पावर है, कुछ मामलों को छोड़ के। कैपिटल पनिशमेंट में इसके पास पावर नहीं है, मृत्यु दंड देने में इसके पास थोड़ी सी पावर कम है। इसके बाद जो है एडीजे, ठीक है, एडीजे यानी कि सॉरी ये सेशन जज मैंने लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट जज।
डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी जो है इसके पास भी कुछ पावर है जो कि इसी के इक्विवेलेंट है दोनों तरीके से। लेकिन एक क्या होता है असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट मतलब कि जब कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो असिस्टेंट होता है। अब असिस्टेंट को जो मैक्सिमम पावर है, मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट को मैक्सिमम पावर जो है दंड देने की वो है 10 ईयर्स तक। ठीक, क्या है 10 ईयर्स तक की ही इसको पावर जो है दी गई है 10 ईयर्स की पावर दी गई है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसको जो है अधिकतम जो है 10 साल तक का पनिशमेंट जो है ये दे सकता है। इससे ज़्यादा का पनिशमेंट ये जनाब जो है नहीं दे सकते। दस साल तक का दे सकते हैं, मींस नॉट मोर देन 10 ईयर। 10 ईयर से ऊपर तक के लिए फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के पास अधिकार है। अब हम इस पे आगे क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एक बार रिपीट हो गया, एक बार फिर रिपीट करते हैं। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म फॉर मे ईयर्स फॉर मे बी पास्ड बाय द विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, कि 10 साल का जो है में भी मतलब 10 साल तक का अधिकतम का जो है कौन पास कर सकता है, तो इसका आंसर होगा असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज जो है वो पास कर सकता है 10 साल तक का। ठीक है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नहीं पास कर सकता, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नहीं पास करता और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी नहीं पास करता। तो ये लोग कितना पास कर सकते हैं ये आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि हाई कोर्ट इत्यादि जो है कितना कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ पास्ड बाय एन असिस्टेंट जज। मैंने कहा कि अधिकतम 10 साल तक का पास कर सकता है असिस्टेंट जज, और अगर असिस्टेंट जज 10 साल से ज़्यादा का पास कर देता है तो इसको क्या कहते हैं अल्ट्रा वायरस, और अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड हिज पावर। तो इसका आंसर होगा बियॉन्ड हिज पावर। ठीक है, बियॉन्ड हिज पावर यानी कि इसकी क्षमता से परे का ये मामला है, इसलिए ये ज़्यादा पास नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा अधिकतम या 10 साल तक कर सकता है। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में जो प्राविधान है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है कितना कर सकता है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CJM, मैंने बताया था कि CJM ही फर्स्ट क्लास जो होता है वो CJM बन जाता है, लेकिन इसको पावर ज़्यादा दी गई है। इसको जो है अधिकतम दंड देने की जो पावर है वो है 7 ईयर्स की, यानी कि 7 साल तक का जो है दे सकता है। 7 साल से ज़्यादा का, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर से ज़्यादा का नहीं दे सकता। तो ये तो पनिशमेंट की बात है, लेकिन फाइन कितना दे सकता है, फाइन के लिए लिमिट नहीं है। मतलब जो भी उस बेसिक उस सेक्शन से जो भी डील करता है, जो सेक्शन में जितना दे सकता है उतना जो है वो दिया जा सकता है। फाइन के बारे में कोई भी जो है नहीं, क्योंकि कहीं आप देखिए कि जो बाइगैमी का क्राइम है उसमें 2 लाख का जो है फाइन है, तो वो दे सकता है, CJM दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है, चीफ, और उसके साथ साथ आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दे सकता है, असिस्टेंट भी दे सकता है। तो लेकिन पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स तक का ही दे सकता है। तो CJM को हमने देख लिया, हमको देखना है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इनके बारे में आगे के प्रश्नों में हम देखते हैं। इसको एक बार फिर से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस ध्यान से सुनिए। कहता है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, मतलब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने समयावधि का क्या है दंडादेश पारित कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका 3 ईयर्स। अधिकतम ये 3 साल तक का दे सकता है। ठीक है, 3 साल का दे सकता है। और फाइन कितना दे सकता है, मैंने फाइन बताया कि CJM दे सकता है कितना, CJM दे सकता है आपका 7 साल का। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, तो 3 ईयर्स। ठीक, 3 ईयर्स तक का दे सकता है। ठीक, अब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल तक का जो सॉरी गलत बोल गया मैं, 3 साल का तो ये दे ही रहा है। फाइन कितना इंपोज कर सकता है, तो फाइन ये कर सकता है 10,000 रुपए का, अधिकतम 10,000 रुपए का फाइन ये जो है इंपोज कर सकता है, जबकि CJM अनलिमिटेड फाइन जो है इंपोज कर सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट 3 साल का पनिशमेंट दे सकता है या 10,000 का फाइन इंपोज कर सकता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, और देखिए वही क्वेश्चन मैंने रिपीट में डाला है ताकि आपको एक बार फिर से रिमेंबर हो जाए और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहता है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने समयावधि का कारावास जो है दे सकता है। तो कितने समयावधि का कारावास जो है, हाँ, कितने समयावधि का कारावास दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है कितना, 3 साल का, और फाइन कितना बताया था, 10,000 रुपये का। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये आंसर है कि वो 3 साल का दे सकता है या 10,000 रुपये तक का दे सकता है। ठीक है, ये दोनों दे सकता है। तो इतने के बारे में प्रोविजन है। ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा। एक बार फिर से मैं ओरल आपको रटवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब दोस्तों ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो परिवाद किया जाता है वो किस अपराध के संदर्भ में किया जाता है। बता चुका हूँ कि कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ। डिफाइन कहाँ है, 2D में, 2D में डिफाइन है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और इसको रट लीजिए या कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। अब ये जो मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, ये किस सेक्शन में है, तो 29 में है। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किस में है, तो 28 में है। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 29 ऑफ अ कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज पावर टू पास अ सेंटेंस। तो मैंने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट होता है, और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट होता है। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वही पावर है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वही पावर है जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है। और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या पावर है, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है वो है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकता। फाइन कितना दे सकता है, 10,000 रुपये दे सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी 10,000 तक दे सकता है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कितनी पावर होगी, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी CJM के बराबर होगी, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होगी। और वो क्या है कि 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट और फाइन अनलिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास को हमने देख लिया, सेकंड क्लास को कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़। ठीक है, 5,000 रुपीज़ दे सकता है, और इम्प्रिजमेंट कितने दे सकता है, तो 1 ईयर्स, यानी 1 साल का कारावास और अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 10,000 रुपये का जुर्माना दे सकता है या 3 साल का कारावास दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल का कारावास दे सकता है, जुर्माना जितना चाहे उतना दे सकता है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज कितना दे सकता है, 10 साल तक का अधिकतम कारावास दे सकता है, जुर्माना जितना चाहे दे सकता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और जो है सेशन जज के बारे में लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे ताकि एक बार और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, The state government may by the notification declares any city or town for the purpose of CRPC as a metropolitan। तो metropolitan में किस टाउन को हम डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, तो पॉपुलेशन हो एक्सीडिंग 10 लाख, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 8 में है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जुरिस्डिक्शन के बारे में, कि जो हाई कोर्ट होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो हाई कोर्ट होता है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, कितनी भी दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट से नीचे कौन है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो सेक्शन 6 है उसमें नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यद्यपि कि हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके पास भी वही बहुत सारी पावर्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स में नहीं रखा गया। ठीक है, वो एक कोर्ट ऑफ अपील है। ठीक, वो कोर्ट ऑफ अपील है। ठीक है, तो अब जो है आपका कौन सा है, डीजे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो पावर है वो भी क्या है कि कुछ भी दे सकता है, इवन डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। और जो आपका एडीजे है, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी जो है वो भी डेथ दे सकता है।
बस एक ही जो एक लिमिटेशन है, एक जो है एक आप समझिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जब ये दोनों लोग जब भी डेथ सेंटेंस डिसीजन देंगे तो ये डिसीजन हाई कोर्ट के पास जाता है। हाई कोर्ट के पास जाता है सेक्शन 366 में। हाई कोर्ट के पास 366 में जाता है और 368 में कोर्ट बताता है कि भैया डेथ सेंटेंस देना है अथवा नहीं देना है। अगर देना है तो देना है, नहीं देना है तो भी इसी बताता है। तो आपका आंसर होगा कि इसी में कंफर्म करता है हाई कोर्ट कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने डेथ सेंटेंस दिया है वो कंफर्म होगा कि नहीं, मतलब कि डेथ सेंटेंस का जो पनिशमेंट है वो अंडर द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट है, और 368 में ये कंफर्म करता है। और अगर हो गया है तो इसका एक्सक्यूशन जो होता है वो 413 में होता है। 413 में इस दंड जो है इसको एक्सक्यूट करने की प्रोसीजर दी गई है कि कैसे एक्सक्यूशन इसका होगा। बाकी जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है, डेथ सेंटेंस का जो डेथ वारंट इशू होता है उसके बारे में प्रोविजन जो है आपका सेक्शन 354 में है। इसके लिए डेथ वारंट होता है और डेथ वारंट में लिखा होता है हैंग हिम टिल टू डेथ, यानी कि मृत्यु ना होने तक इसको गले में फंदा लगा करके लटकाया जाए। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आगे भी दे सकूं। और मैं ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे ही जो है आपको वीडियो दूंगा, मैं सब्सटेंटिव लॉ पे भी आपको वीडियो दूंगा, मैं आईपीसी पे भी वीडियो दूंगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे भी वीडियो दूंगा, फैमिली लॉ पे भी वीडियो दूंगा। लेकिन जो है वीडियो देने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मुझे जो मेरा मोटिवेशन मिलेगा वो आपके लाइक, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्राइब और आपके कमेंट से मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी के अपने दोस्तों में जिनके सेमेस्टर की परीक्षाएं इत्यादि हैं उनको भेजिए। यहाँ तक कि जुडिशरी के भी लेवल पे जो है, हालांकि जुडिशरी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है रेलिवेंट तो प्रोविज़न है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा नीचा रखा है मैंने, टफ नहीं है, तो उनके भी काम आ सकता है। लेकिन ये जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होने इनके लिए तो 100% ये काम आना ही आना है, आपको इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।